Good morning, good afternoon, good evening everyone. I am CS Soumya Kataria and I will be teaching you drafting pleadings and appearances. ठीक है, so basically drafting pleadings and appearances की अगर हम बात करते हैं तो old syllabus, new syllabus में दोनों में ये subject है. ठीक है, तो ना new वाले बच्चे हैं subject से ना old वाले. If I talk about this subject is pretty easy. It's simple yet too difficult. ठीक है, इसका मतलब है कि समटाइम्स पेपर जो एग्जाम में जो ICSI पेपर देता है वो इतना कभी कभी डिफिकल्ट या अनप्रिडिक्टेबल बना देता है दैट वी फील लाइक कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था. ठीक है, बट उसमें हमें स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं. अगर हम सब कुछ कवर कर लेंगे, अगर हम सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे विथ फुल रिविजन, देन हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं ड्राफ्टिंग की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 3 पार्ट्स हैं: ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस. ऑल्दो ICSI ने कोई क्लियर डिविजन नहीं दिया है इन तीनों टॉपिक्स का, बट वाइल वी विल कंप्लीट द एंटायर पोर्शन, मैं धीरे धीरे बताती जाऊंगी कि कौन से चैप्टर का कौन से टॉपिक का कितना एक अप्रॉक्सीमेटली कितना वेटेज रहता है. ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे अगर हम पहले चैप्टर से, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग. ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स जो है उनको 3rd ग्रुप में है पहली बात तो, और उनको ये चैप्टर फर्स्ट है, दैट इज चैप्टर नंबर 1. लेकिन अगर मैं यही बात करूँ न्यू सिलेबस के लिए तो उन्हें ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 2. ठीक है, अगर मैं कंटेंट की बात करूंगी तो कंटेंट बिल्कुल सेम है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कंटेंट अलग होगा. कंटेंट बिल्कुल सेम है इस चैप्टर का, तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हम स्टार्ट करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग से. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो कि ड्राफ्टिंग होता क्या है, तुम लोगों को क्या समझ आता है कि क्या होता है ड्राफ्टिंग. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड व्हेन आई से द वर्ड ड्राफ्टिंग? ओके, देखो, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी भी तरह का ड्राफ्ट बनाना. मैम ये तो बहुत ही बढ़िया बात कर दी आपने. देखो, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी भी तरह का ड्राफ्ट बनाना. मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओगे जिसमें आप कुछ वर्ड्स लिखोगे, कोई इंफॉर्मेशन लिखोगे और उस इंफॉर्मेशन का कुछ मीनिंग निकलेगा, वो हो जाती है ड्राफ्टिंग. मतलब अगर आप सोनू लव्स मोनू अगर कोई रॉक पर जाकर लिखते हो, दैट इज ऑल्सो ड्राफ्टिंग. Yes, that is also drafting. ड्राफ्टिंग का मतलब है कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन किसी डॉक्यूमेंट, किसी पेपर पे या किसी थिंग पर, कोई चीज़ पर लिखना, दैट इज ड्राफ्टिंग. इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई वर्ड्स डिपिक्ट होना चाहिए, कोई मैसेज किसी पर्सन को पहुंचना चाहिए, दैट विल बी ड्राफ्टिंग. तो क्या हम वो रॉक्स पर सोनू लव्स मोनू लिखने वाले हैं क्या? नहीं. हम बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट्स इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में बनाने वाले हैं जो लीगली काम आते हैं, जो लीगली बाइंडिंग होते हैं और जो हमारे प्रोफेशनल करियर में हमें काम आएंगे. ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट ड्राफ्टिंग एक प्रोसेस होती है, एक आर्ट होता है. ड्राफ्टिंग एक आर्ट होती है, एक कला होती है. किस चीज़ की कला होती है? कि हम लॉ और फैक्ट्स, किसको? लॉ और फैक्ट्स को एक साथ ले आए. मतलब जिस भी चीज़ को आप ड्राफ्ट कर रहे हो, जिस भी डॉक्यूमेंट को आप बना रहे हो, आपको उसके फैक्ट्स पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड लॉ पता होना चाहिए. और जब आप वही चीज़ रिटन फॉर्म में कर देते हो, देन दैट विल बी ड्राफ्टिंग. बहुत सिंपल है. तो अगर तुम्हें मैंने ड्राफ्ट बनाने, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने को बोला है, तो तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ें पता होनी चाहिए. क्या क्या? एक तो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स की पार्टीज कौन है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, और उससे रिलेटेड लॉ पता होना चाहिए. क्लियर है क्या? पक्का? तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग इन कन्वेंसिंग फॉर अ कंपनी. Executive could be well imagined as the company has to enter into various types of agreements with different parties and have to execute various types of documents in favor of its clients, banks, financial institutions, employees and its constituents. ठीक है, ड्राफ्टिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो यार, कोई भी कंपनी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाती है, हर दिन कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाती है.
तो जो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं वो क्या है, ड्राफ्टिंग। तो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ड्राफ्टिंग? क्योंकि कंपनी हर दिन, आए दिन कोई ना कोई ड्राफ्ट्स बनाती है, एक दिन में मल्टीपल ड्राफ्ट्स बनाती है। एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया, मिनट्स बनाए, एजेंडा बनाए, नोटिस बनाए, ये सब पढ़ा है ना सबने एग्जीक्यूटिव में। तो ये सब जो कंपनी बनाती है, दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट ड्राफ्टिंग। तो कंपनी के लिए भाई ड्राफ्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, दैट इज ऑल्सो ड्राफ्टिंग। एक डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ड्राफ्टिंग, ठीक है। क्योंकि जो हम डॉक्यूमेंट्स उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, रेजोल्यूशंस बनाने हैं, जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट करना है, सेल परचेज अग्रीमेंट करना है, ऑल दिस इज ड्राफ्टिंग। अब मैम एक वर्ड सुना, कन्वेंसिंग, ये क्या होता है? ये हम बाद में पढ़ेंगे। थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी शांति, ठीक है। अब importance of knowledge about drafting and conveyancing for corporate executives has 3 reasons, that is obtaining legal consultancies, for carrying out documentation departmentally and for interpretation of documents. हम ये CS में क्यों पढ़ रहे हैं? पहले तो मुझे तुम ये बताओ, क्या लगता है, what is the reason, why are you having this subject in your portion? Okay, ठीक है। कंसल्टेंसी देना होता है, यहां पढ़कर मत बोलो, कंसल्टेंसी देना होता है, ठीक है। देखो यार, जब आप CS कंप्लीट करोगे, कुछ स्टूडेंट यहां पर LLB भी कर रहे हैं, तो जब आप CS एक प्रोफेशनल बनोगे, तब आपके पास कुछ क्लाइंट्स आएंगे जो नॉन प्रोफेशनल्स है, डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे कि भाई हमें ये ड्राफ्ट बनाकर दे दो। उन्हें कुछ भी नहीं पता है, वो सिर्फ तुम्हारे पास फैक्ट्स लेकर आएंगे, वो भी तोड़ मरोड़ के सारे फैक्ट्स लेकर आएंगे। अब तुम्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में इस तरह से फैक्ट्स को ले डाउन करना है, जॉट डाउन करना है, लिखना है, ड्राफ्ट करना है कि वो एक मीनिंग बनाए, एक सेंस मेक करे, पहली चीज। और साथ में उसमें ऐसा लॉ डाल देना है कि वो लीगली बाइंडिंग हो जाए। आया समझ? तो लोग फॉर यू एज अ CS, तुम लोगों के पास तुम्हारे क्लाइंट्स आएंगे या तो लीगल कंसल्टेंसी के लिए। कंसल्टेंसी मतलब कि ये डॉक्यूमेंट आया है, अब इससे रिलेटेड हमें एडवाइस दो, सजेशन दो, या ये डॉक्यूमेंट आया है, अब इसको इंटरप्रेट करके बताओ। इंटरप्रेट करना मतलब क्या? मीनिंग निकालना। इंटरप्रेट करना मतलब क्या गाइस? मीनिंग निकालना। तो मीनिंग निकाल कर बताओ, या फिर हमें सीधे सीधे ड्राफ्ट करके दे दो, ठीक है। तो कितनी चीजें हैं? 3। वेरी गुड। कितनी चीजें हैं गाइस? 3। पहला क्या है? या तो आप सीधे इंटरप्रेट करवा लो, मतलब एक क्लाइंट आपके पास आता है, मिस्टर ए, वो आता है कि ये डॉक्यूमेंट आप इंटरप्रेट करके बता दो, नींद निकाल दो। यार हम तो लॉ पढ़ रहे हैं, हमारा इंटरप्रिटेशन तो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। या फिर सेकंड क्या है हमारे पास ऑप्शन? कंसल्टेंसी दे दो, लीगल एडवाइसेस दे दो कि ट्रांजैक्शन करना है नहीं करना है, ठीक है। या फिर आप सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करके दे दो। आ गया सबको समझ? पक्का? अच्छे से? तो यही 3 रीजंस हैं जिसके लिए क्लाइंट्स एक प्रोफेशनल के पास आते हैं। क्लियर है सबको? बढ़े आगे। तो with the knowledge of drafting and conveyancing, better interaction could be had by the corporate executives while seeking legal advice from legal experts। ठीक है, देखो यार, मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग एज वेल, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मैटर्स मेरे पास भी ऐसे आते हैं जिसमें मुझे नॉलेज थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे मैटर्स आते हैं जिसमें मुझे भी नॉलेज थोड़ा सा कम होता है, तो क्या मैं किसी और की लीगल एडवाइस ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ। तो बेसिकली ड्राफ्टिंग भी यहाँ पर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्लाइंट आपके पास आता है लीगल एडवाइस लेने, एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेने। वो मुझे एक्सपर्ट मानता है, मैं हूं या नहीं हूं वो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो तो मुझे एक्सपर्ट मानता है, अरे क्या नॉलेज है इसको, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो मुझे एक्सपर्ट मानता है। मैं भी किसी और के पास जाकर क्या कर सकती हूँ, इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ। तो ड्राफ्टिंग जब होती है तो ड्राफ्टिंग के बेसिस पर लीगल एडवाइसेस भी सीख की जाती है। क्लियर है सबको? पक्का? बहुत अच्छे से, ठीक है। सो इट बिकम्स इम्परेटिव टू हैव नॉलेज अबाउट ऑल द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लॉ फैक्ट तो पता ही होना चाहिए, पर आपके पास इंटरप्रिटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। तुम लोगों को इलेक्टिव सब्जेक्ट है
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हैविंग दिस इलेक्टिव सब्जेक्ट? क्या हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है ओपन बुक रखने का, बुक्स क्लास में लेकर जा रहे एग्जाम हॉल में? देखो, वो लोग आपसे आपका इंटरप्रिटेशन स्किल्स समझना चाहते हैं। वो लोग क्या समझना चाहते हैं? आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स, कि आपके पास अगर हमने केस लॉ दे दिया 50 मार्क का, तो आप कितना अच्छे से उसको इंटरप्रेट करके, आपके पास मॉड्यूल भी दिए है, आपको बुक में से ढूंढकर आंसर लिखना है। सिमिलरली प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास क्या रहेगा? बेयर एक्ट रहेगा, बहुत सारे एक्ट्स रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे रूल्स रहेंगे। आपके पास एक केस आएगा, आपको एक्ट खोलना है, रूल्स खोलना है, उसमें से पढ़कर जो एप्लीकेबल रूल है, जो एप्लीकेबल सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका डिसीजन लेना रहेगा। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन स्किल दैट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट ऑन यू। आ रहा है समझ? और इनफैक्ट ओल्ड सिलेबस वालों को तो ये 3rd ग्रुप में है, दैट इज इलेक्टिव के साथ में। आया सबको समझ? तो ड्राफ्टिंग के लिए आपको क्या जरूरी होता है? ड्राफ्टिंग कर रहे हो वहां तक बात खत्म नहीं हो जाती है, आपका इंटरप्रिटेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्या मैं सिर्फ इंटरप्रिटेशन लॉ की बात कर रही हूँ? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, नॉट ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बट ऑल्सो इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। मतलब आपको फैक्ट्स का भी इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, आना चाहिए, और लॉ का भी इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। आगे सबको समझ? बढ़े आगे, पक्का? अब ड्राफ्टिंग की मीनिंग की बात करते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया? जब आप लॉ और फैक्ट को मिलाते हो और इसको रिटन फॉर्म में कर देते हो, किसको? लॉ और फैक्ट को मिला के रिटन फॉर्म में कर देते हो, देन दिस इज नोन एज व्हाट? ड्राफ्टिंग। दिस इज नोन एज व्हाट? ड्राफ्टिंग। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें लॉ फैक्ट इन्वॉल्व है, इनफैक्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज ऑल्सो अ ड्राफ्ट। लेजिस्लेचर, स्टैट्यूट्स, विल्स, कन्वेंसेस, ये सब जो है, ये सब क्या है? एक विल, वसीयत, ये भी एक ड्राफ्ट होता है। तो ये सब क्या हो जाती है इसमें? ड्राफ्टिंग। अब देखो, ड्राफ्टिंग में ना 2 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 2। सबसे पहले आता है कंसेप्चुअल, उसके बाद आता है वर्बल। सबसे पहले क्या आता है? कंसेप्चुअल, उसके बाद आता है वर्बल। कंसेप्चुअल का मतलब होता है जब आप स्टार्ट करते हो अपनी थिंकिंग प्रोसेस, सोच रहे हैं, अरे एकदम से आपके पास कोई डीड ड्राफ्ट करने के लिए आ गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने के लिए आ गया, तो एकदम से तो ड्राफ्ट करना स्टार्ट नहीं करोगे। पहले तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, फैक्ट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, लॉ समझना पड़ेगा। तो ये हो गया कंसेप्चुअल फेज। आया समझ? उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करते हो वर्ड्स में। वर्ड्स में मतलब कौन से फॉर्म में गाइस? रिटन फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? रिटन फॉर्म में। तो जब सोचने के बाद आप जब वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो तो वो हो जाता है वर्बल फेज। तो सिंपल सी बात है, ड्राफ्टिंग क्या बोलता है? फर्स्ट थिंकिंग देन कंपोजिंग। फर्स्ट थिंकिंग मतलब कौन सा फेज? कॉन्सेप्चुअल फेज। और वर्बल मतलब कंपोजिंग। आया सबको समझ? पक्का? बहुत अच्छे से। अब ड्राफ्टिंग में हम बहुत अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, अग्रीमेंट्स बनाते हैं, डीड्स बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, कुछ टेस्टमेंट्री डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कुछ नॉन टेस्टमेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। बट ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर एज अ प्री रिक्विजिट द स्किल्स ऑफ अ ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, पहली चीज क्या चाहिए? स्किल्स ऑफ अ ड्राफ्ट्समैन। दूसरी चीज नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ एज टू पुट फैक्ट्स इन अ सिस्टमाइज सीक्वेंस टू गिव अ करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ लीगल स्टेटस, प्रिविलेजेस, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। क्या समझ आया इससे? कि भाई ड्राफ्ट्समैन एक प्रॉपर अब मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे सोनू लफ्ज मोनू की बात नहीं कर रही हूँ जो हमने एक पत्थर पे लिखा था या ताजमहल की दीवारों पे लिखा था, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं अब लीगल ड्राफ्ट्स की बात कर रही हूँ कि लीगल ड्राफ्टिंग के लिए पहली चीज क्या चाहिए? ड्राफ्ट्समैन की स्किल्स। क्या एक इंजीनियर लीगल डॉक्यूमेंट बना सकता है? नहीं, उसमें वो स्किल्स ही नहीं, उसने वो पढ़ाई नहीं की है।
क्या वो डॉक्टर लीगल डॉक्यूमेंट बना सकता है? क्या उसमें ड्राफ्ट्समैन की स्किल्स है? नहीं। ड्राफ्ट्समैन वो पर्सन होता है जो ड्राफ्टिंग करता है। हम ड्राफ्ट्समैन बन सकते हैं क्योंकि हम में वो स्किल्स है। तो स्किल्स चाहिए ड्राफ्ट्समैन की, और करेक्ट इंटरप्रिटेशन चाहिए किसका? लॉ एंड फैक्ट्स का। किसका चाहिए करेक्ट इंटरप्रिटेशन? लॉ एंड फैक्ट्स। अगर ये दोनों सही हुआ और उनको सही सीक्वेंस में डाला तो आप प्रॉपरली सारे प्रिविलेजेस, राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, ये सब कुछ प्रॉपरली पुट डाउन इन द ड्राफ्ट आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली ये कॉमन क्वेश्चन में आता है दैट फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स प्रेरिक्विजिट्स ऑफ एज अ प्रेरिक्विजिट स्किल्स ऑफ ड्राफ्ट्समैन, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा कि भाई ड्राफ्टिंग होती क्या है, और ड्राफ्ट्समैन को लॉ का पूरा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, फैक्ट्स का पूरा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, और भी कुछ चीजें जो मैं आगे बताऊंगी जो तुम्हें इसमें लिखनी रहेगी। आया सबको समझ? पक्का? अच्छे से? ठीक है। सो to collect, consolidate and coordinate the facts in the form of document, it requires serious thinking followed by prompt action to reduce the available information into writing with a legal meaning, open for judicial interpretation to derive the same sense and intentions of the parties with which and for which it has been prepared, adopted and signed. मैम कुछ समझ में नहीं आया, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब कट करते हैं। टू कलेक्ट, कंसोलिडेट एंड कोऑर्डिनेट दी फैक्ट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सारे फैक्ट्स को सबसे पहले कलेक्ट करना है, कंसोलिडेट करना है, एक इकट्ठा करना है एक साथ, और उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना है, मतलब उनमें रिलेशन निकालना है, कनेक्टिविटी निकालनी है, और उसको डॉक्यूमेंट में सेट करना है। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था 2 फेजेस होते हैं ड्राफ्टिंग के, दैट इज कंसेप्चुअल एंड वर्बल। तो कंसेप्चुअल फेज में आप सबसे पहले क्या करोगे? सीरियस थिंकिंग। उसके बाद आप उसी को क्या करोगे? इनटू राइटिंग। ठीक है। उसके बाद आप ओपन करोगे उसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मतलब क्या? कि जैसा जो आपका क्लाइंट है, जैसा वो चाहता था, क्या आपने बिल्कुल उसी तरह से सेम मीनिंग में लिखा है या नहीं। अगर सेम मीनिंग निकल जाता है देन इट विल बिकम व्हाट? proper legal draft. Then it will become what guys? Proper legal draft. आ गया सबको समझ? अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है। So this is the basic concept of drafting. अब मैंने तुम्हें बताया था कि ड्राफ्ट्समैन मतलब कौन होता है? जो ड्राफ्ट करता है विल, गिफ्ट एटसेट्रा। ठीक है। लेकिन एक और पर्सन होता है ड्रोगोमैन, ठीक है, जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं लिखी गई है, बट मैं मानती हूँ कि ड्रोगोमैन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रोगोमैन वो पर्सन होता है जो उन्हीं ड्राफ्ट्स को इंटरप्रेट करता है। उन्हीं ड्राफ्ट्स को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। कुछ प्लीडिंग्स को इंटरप्रेट करता है, कुछ फाइल्स को इंटरप्रेट करता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को इंटरप्रेट करता है, उसको हम बोलते हैं ड्रोगोमैन। तो जो ड्राफ्ट करेगा वो ड्राफ्ट्समैन, और जो उसे इंटरप्रेट करेगा वो ड्रोगोमैन। एक पर्सन ड्राफ्ट्समैन और ड्रोगोमैन दोनों बन सकता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से बढ़े आगे। चलो, अब मैंने तुम्हें एक वर्ड बताया था कन्वेंसिंग, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो कन्वेंसिंग का क्या मतलब होता है? हम बोलते हैं ना यार मुझे कन्वेंस इश्यूज हैं, तो कन्वेंस का मतलब क्या होता है? जिससे आना जाना है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंसिंग। दैट इज माई मोड ऑफ कन्वेंस वॉज माई कार। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कन्वेंसिंग। ठीक है, तो कन्वेंस का मतलब क्या होता है? जब जितना जो भी आप द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कन्वेंसिंग। अब इसमें मूव कौन करता है? जनरली हम खुद करते हैं। कार उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बाइक उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दैट इज कन्वेंसिंग। यही चीज में अगर हम प्रॉपर्टी को लेकर आए, ठीक है, जिसमें हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, देन दैट इज ऑल्सो व्हाट? कन्वेंसिंग। तो कन्वेंसिंग का मतलब क्या होता है? कि जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या ट्रांसफर होती है? प्रॉपर्टी। तो उसके जो डॉक्यूमेंट बनता है, उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कन्वेंसिंग।
आया समझ? तो मैम ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग में क्या डिफरेंस है? अरे ड्राफ्टिंग तो हर चीज की हो सकती है, सोनू लव्स मोनू रॉक पे लिखा, दैट इज ऑल्सो ड्राफ्टिंग। ठीक है, एक मैप बनाया, ठीक है, एक मैप बनाया, मैप बनता है कि नहीं, नक्शा, वो बनाया, दैट इज ऑल्सो ड्राफ्टिंग। लेकिन कन्वेंसिंग सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट इंक्लूड करता है जिससे एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होगी, दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होगी। आया समझ? पक्का? मतलब अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी एक पर्सन को सेल करती हूँ तो सेल अग्रीमेंट बनाऊंगी, सेल कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, दैट इज कन्वेंसिंग। क्या वो एक ड्राफ्टिंग भी है? हाँ बिल्कुल ड्राफ्टिंग है। तो ड्राफ्टिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें कन्वेंसिंग एक छोटा सा क्या हो गया, पार्ट हो गया। आया समझ? तो अगर ये ड्राफ्टिंग है तो इसमें छोटा सा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कन्वेंसिंग, क्योंकि ये कन्वेंसिंग सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होती है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो जो भी हम डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं किस चीज के लिए? प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, उन ड्राफ्ट को हम उस ड्राफ्टिंग को हम बोलते हैं कन्वेंसिंग। बाकी उसके अलावा हम जो भी ड्राफ्ट्स बनाते हैं, विल बना रहे हैं और कोई डीड बना रहे हैं, पार्टनरशिप का अग्रीमेंट बना रहे हैं, रेजोल्यूशंस बना रहे हैं, मिनट्स बना रहे हैं, तो ये सब भी ड्राफ्टिंग में काउंट होगा। आया सबको समझ? बहुत अच्छे से। चलो, तो कन्वेंसिंग क्या होती है? आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ डीड एंड डॉक्यूमेंट्स वेयर बाय लैंड और इंटरेस्ट इन लैंड दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर। देखो, या तो लैंड ट्रांसफर हो रहा है पूरा पूरा, या फिर इंटरेस्ट इन लैंड। अब ये इंटरेस्ट इन लैंड बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है। क्या होता है इंटरेस्ट इन लैंड? इंटरेस्ट कैसे ट्रांसफर करते हो? लीज सुना है? लीज, कभी लीज, लीज में क्या होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या ट्रांसफर होता है? प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ राइट टू यूज। यस, वेरी गुड, सिर्फ एक पोजेशन ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है गाइस? पोजेशन। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, जब भी हम एक प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, पर हम पूरी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसमें एक छोटा सा राइट या एक छोटा सा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। और लीज में कौन सा इंटरेस्ट होता है? वो राइट टू पोजेशन। तो उस केस में उस टाइप की ट्रांसफर को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, देखो यार, जब भी कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, कुछ कुछ पार्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल पोजेशन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, राइट टू यूज ट्रांसफर कर दिया, लाइसेंस दे दिया। सो दीज आर व्हाट? दीज आर पार्शियल इंटरेस्ट। तो इन तरह के लिए भी, इन तरह के ट्रांसफर के लिए भी जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कन्वेंसिंग। तो सिर्फ सेल या परचेज के लिए कन्वेंसिंग नहीं होती है, एक छोटा सा इंटरेस्ट भी अगर आप ट्रांसफर करोगे, फॉर एग्जांपल आपने पोजेशन ट्रांसफर किया थ्रू लीज डीड, तो वो भी कन्वेंसिंग हो गई। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि सेल डीड तो कन्वेंसिंग थी ही, लीज डीड भी क्या हो गई? कन्वेंसिंग। रेंटल अग्रीमेंट भी क्या हो गया? कन्वेंसिंग, क्योंकि जब आप रेंट पर देते हो तो राइट टू यूज देते हो उस पर्सन को प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। आया समझ सबको? पक्का? एक बार रीड करते तो और क्लियर होगा। ठीक है, कन्वेंसिंग इज आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। मैंने क्या बताया? ड्राफ्टिंग तो होती ही है, तो ड्राफ्टिंग का एक पार्ट है। सो आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेयर बाय लैंड और इंटरेस्ट इन लैंड, या तो पूरा पूरा लैंड ट्रांसफर कर दो या इंटरेस्ट इन लैंड ट्रांसफर करो, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है? सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर, बट द ड्राफ्टिंग ऑफ कमर्शियल आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एक्सप्रेशन। मतलब जो दूसरे कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैंने बताया, ठीक है, जो दूसरे कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, विल हो गए, दूसरे पार्टनरशिप अग्रीमेंट हो गए, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, और भी जितने हजार तरह के ड्राफ्ट्स हो गए, वो कन्वेंसिंग में इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर है सबको? पक्का? अच्छे से। तो बेसिकली मित्राज लीगल डिक्शनरी है। अब बेसिकली गाइस, ड्राफ्टिंग के लिए एक मित्राज की लीगल डिक्शनरी यूज की जाती है जिसमें कुछ कुछ वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो सिमिलरली मित्राज लीगल डिक्शनरी में कन्वेंसिंग के बारे में भी लिखा गया है।
और बोला गया है इट इज एन एक्शन ऑफ कन्वेंसिंग अ मीन्स और वे ऑफ कन्वेंसिंग। बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन लिख दी। कन्वेंसिंग मीन्स व्हाट? मीन्स ऑफ कन्वेंसिंग। ठीक है, सो एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच टाइटल इज ट्रांसफर्ड अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल। आया सबको समझ? पक्का? अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, मूवेबल या इमूवेबल? इमूवेबल। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि इंडियन स्टैम्प एक्ट ने बोला गया है, इंडियन स्टैम्प एक्ट में क्या बोला गया है अंडर सेक्शन 2 कि कन्वेंसिंग में मूवेबल और इमूवेबल दोनों इंक्लूड होती है। क्या इंक्लूड होती है कन्वेंसिंग में? मूवेबल एंड इमूवेबल। याद रखोगे क्या? इंडियन स्टैम्प एक्ट में कन्वेंसिंग में मूवेबल इमूवेबल दोनों यूज किया गया है, बट अदरवाइज कन्वेंसिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन सी यूज होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। अब ये जो डिफरेंस है दिस इज वे टू इम्पॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग में डिफरेंस ये गाइस हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट्स में आता ही है। ठीक है, अब हमें समझना पड़ेगा ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग का डिफरेंस क्या है। मैम ये तो हम बहुत इजीली समझ गए कि ड्राफ्टिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और कन्वेंसिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ड्राफ्टिंग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन कन्वेंसिंग में सिर्फ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी इंक्लूडेड होता है। आए समझ? बस वही तो डिफरेंस है। पढ़ लेते हैं एक बार। ड्राफ्टिंग इज अ वे और मैनर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। वर्ड एनी पे ध्यान दो। कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करोगे, ड्राफ्ट करोगे, दैट विल बी ड्राफ्ट। लेकिन कन्वेंसिंग सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं जिसमें क्या इंक्लूड होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी समझ गए ना? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट ओनरशिप, अ पार्शियल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट इज वाइडर बट इन दिस कॉन्सेप्ट इज नैरोअर। कन्वेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है गाइस? नैरोअर। ठीक है, ड्राफ्टिंग को कहाँ डिफाइन किया है? जनरल क्लॉजेज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यहाँ पर सब में डिफाइन किया है ड्राफ्टिंग को। ठीक है, लेकिन कन्वेंसिंग को कहाँ डिफाइन किया है? इंडियन स्टैम्प एक्ट में। कन्वेंसिंग को कहाँ डिफाइन किया गया है गाइस? इंडियन स्टैम्प एक्ट में। ठीक है, और हमने एग्जाम्पल्स लिख दिए। एग्जाम्पल क्या है ड्राफ्टिंग का? कोई भी तरह की डीड लिख दो, कोई भी तरह की डीड। ठीक है, लाइसेंस डीड हो गई, या फिर तुम्हारी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स हो गए, मेमोरेंडम हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये सब क्या हो गए? आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट्स हो गए। ये सब क्या हो गए हमारे? ये सब क्या हो गए हमारे टाइप्स ऑफ ड्राफ्टिंग। लेकिन कन्वेंसिंग में क्या हो जाएगा? कन्वेंसिंग में सेल डीड, लीज डीड, ये क्या हो जाएंगे? कन्वेंसिंग। आ गया सबको समझ? बहुत अच्छे से। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वेंसिंग। मैम इनका डिफरेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेंसिंग में इसलिए डिफरेंस हम समझना चाह रहे हैं क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का तो वो कन्वेंसिंग ही होता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? अब हम ये समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। हमें तो पढ़ा ही अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस पढ़ा है कि नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हर वो अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ये हम सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, लेकिन कन्वेंसिंग तो हम वही पढ़ चुके हैं कि डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने का एक आर्ट होता है जिसमें क्या ट्रांसफर होता है? प्रॉपर्टी या फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में देखो यार प्रॉमिसेस भी इंक्लूडेड होते हैं और रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस भी इंक्लूड होते हैं। प्रॉमिस समझते हो? मैंने ये पेन ऑफर किया बायर को, ठीक है, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आई विल सेल दिस पेन एंड यू गिव मी द मनी। बायर ने बोला कि इस पेन के बदले मैं तुम्हें मेरा एक दूसरा पेन है वो देती हूँ, वो ऑफर करती हूँ। तो यहाँ पर उसने भी क्या कर दिया? एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो मैंने तो प्रॉमिस किया, बायर है उसने दूसरा एक और प्रॉमिस कर दिया, तो वो क्या? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस और रेसिप्रोकल प्रॉमिस दोनों इंक्लूडेड होता है। लेकिन कन्वेंसिंग में कोई प्रॉमिस नहीं होता है। कन्वेंसिंग में सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी होती है, हम तो सिर्फ एक ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। आया समझ? तो उसमें प्रॉमिस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। कन्वेंसिंग तो एक आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग है। सारे प्रॉमिस वॉमिस सब कुछ हो चुके हैं, अब उसको एविडेंस करने के लिए हम ड्राफ्ट बना रहे हैं, दैट इज कन्वेंसिंग। आ गया सबको समझ? पक्का? ठीक है, तो
कन्वेंस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली कोई ना कोई पार्टीज पर एक राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है। किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्रिएट होता है गाइस? एक राइट या ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी, एक प्रिविलेज, ये क्रिएट होता है कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन कन्वेंसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कन्वेंसिंग डज नॉट क्रिएट एनी राइट ऑफ एनी एक्शन, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्टर्स द ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग राइट। मतलब वो कोई राइट ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, वो सब ऑलरेडी हो चुका है। अब बस हमें एक ड्राफ्ट बनाना है जिसमें एक प्रॉपर्टी मेरी है और अब मेरी ओनरशिप ऑल्टर होकर किसके पास जा रही है? बायर के पास जा रही है। आ गया सबको समझ? तो मतलब कन्वेंसिंग के केस में कोई राइट ऑब्लिगेशन कुछ क्रिएट नहीं होता है, वो सब पहले हो चुका है। हम सिर्फ एक ड्राफ्ट बना रहे हैं जिसमें क्या होगा, एक ओनरशिप ऑल्टर होके एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चली जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट कौन गवर्न करता है गाइस? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बट कन्वेंसिंग इज गवर्न्ड बाय, एज यू हैव स्टडीड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंडियन स्टैम्प एक्ट। क्लियर है सबको? तो हमने कितने डिफरेंसेस पढ़े? 2। पहला हमने क्या पढ़ा? ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग के बीच में डिफरेंस। दूसरा हमने क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेंसिंग के बीच में डिफरेंस। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का, बढ़े आगे। चलो अब हम कुछ जनरल रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग पढ़ने वाले हैं। तो जनरल रूल्स में सबसे पहले हमें पढ़ने हैं कुछ 5 प्रिंसिपल्स। ठीक है, मतलब जो जनरल रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग हम पढ़ने वाले हैं उसमें पहला रूल ही क्या है कि हमें 5 प्रिंसिपल पढ़ने हैं जो मिस्टर फॉलर ने दिए हैं। किसने दिए? मिस्टर फॉलर ने। तो पहला रूल हमें पढ़ना है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फॉलर। ठीक है, पहला प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ फॉलर। पहला प्रिंसिपल है प्रेफर फेमिलियर वर्ड टू फार फेच्ड वर्ड्स। फेमिलियर वर्ड्स मतलब क्या? जो बहुत सुने हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हर्ड हैं, जो ऑब्वियस वर्ड्स हैं। फेमिलियर वर्ड यूज़ करने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ तुम्हारी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम बहुत नॉवेल्स पढ़ते हो, तुम बहुत गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हो, तुम्हारी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सबने अल्केमिस्ट पढ़ी हुई है। ठीक है, लेकिन हमें वो वोकैबुलरी को यहाँ पर फ्लॉन्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर वर्ड्स यूज़ करने हैं। फार फेच्ड वर्ड्स का मतलब होता है जो अननोन वर्ड्स हैं, नॉट रियली हर्ड, नॉट रियली फेमिलियर। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग में मिस्टर फॉलर ने पहले हमें ये समझाया कि कौन से वर्ड्स को प्रेफर करना है हमें? फेमिलियर। कौन से वर्ड्स को? फेमिलियर वर्ड्स को हमें यूज़ करना है रादर देन फार फेच्ड वर्ड्स। आया सबको समझ? बहुत अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला प्रेफर कॉन्क्रीट वर्ड टू एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। कॉन्क्रीट वर्ड का मतलब क्या होता है? मोर क्लियर एंड प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट। तो आपको कॉन्क्रीट मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट और क्लियर वर्ड यूज करने हैं रादर देन एब्स्ट्रैक्टिंग इट, रादर देन डिस्क्राइबिंग अगेन एंड अगेन, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए। आप टू द पॉइंट यूज करो, क्लियर वर्ड यूज करो। दैट इज फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है वन हु कम्स टू द क्लास, एंटर्स द क्लास, टेक्स लेक्चर्स फॉर पीपल। इतना बड़ा लिखने की वजह मैं क्या लिखूंगी? वन हु इज ए लेक्चरर। आया समझ? ठीक है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इसकी जगह मैं क्या यूज करूंगी? वन हु इज एन एथीस्ट। तो आपको ऐसे वर्ड्स, कॉन्क्रीट वर्ड्स यूज करने हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, जो टू द पॉइंट है और क्लियर है। आया सबको समझ? रादर देन एब्स्ट्रैक्टिंग इट एंड बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन करने से कोई ज्यादा सेंस नहीं है। नेक्स्ट, प्रेफर सिंगल वर्ड टू सर्कमलोक्यूशन। दैट इज सिंगल वर्ड गिव्स डायरेक्ट मीनिंग, अवॉइडिंग एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। ज्यादा किसी को एक्सप्लेन करने के लिए एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स यूज मत करो। ठीक है, किसी की ज्यादा तारीफ नहीं करनी है या किसी की ज्यादा बुराई नहीं करनी है, आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, ना ही अप्रिशिएट करना है। ठीक है, आपको सिंगल वर्ड लिखने हैं दैट मिस्टर ए इज अ बायर। बस, मिस्टर ए इज अ वेरी ब्यूटिफुल बायर, वेरी हैंडसम बायर, ही हैज दीज मेनी कार्स। किसने बोला तारीफ करने के लिए या किसने बोला बुराई करने के लिए? ये बुराइयां या ये तारीफ, यू आर नॉट सपोज टू अप्रिशिएट एनीबडी, यू आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज एनीबडी। व्हाट यू सपोज टू डू इज यू आर सपोज टू राइट अ सिंगल वर्ड रादर देन सर्कमलोक्यूटिंग इट। सर्कमलोक्यूटिंग मतलब क्या?
कि आपको बहुत ज़्यादा उसको डिस्क्राइब एडवर्ब या एडजेक्टिव से नहीं करना है। नेक्स्ट, प्रेफर शॉर्ट वर्ड टू लॉन्ग वर्ड। देखो अब शॉर्ट वर्ड ना इजीली समझ में आ जाते हैं, लॉन्ग वर्ड्स में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको कैसे वर्ड्स यूज़ करना है, छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करना है रादर देन व्हाट, लॉन्ग वर्ड्स जिसमें समझना भी डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, जिसको रीड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका इंटरप्रिटेशन या प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। तो लॉन्ग वर्ड यूज करने के लिए बेटर है कि आप शॉर्ट वर्ड्स यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू से दैट ही इज अनएम्प्लॉयड, आई रादर से ही इज नॉट एम्प्लॉयड। आया सबको समझ? पक्का? देन you are supposed to prefer Saxon words than Roman words. Roman words कैसे होते हैं? this. ठीक है, इसकी जगह तुम्हें क्या यूज करना है, 1 2 3 ABC, ये भी यूज कर सकते हो, बट सैक्सन वर्ड्स तुम्हें यूज नहीं, रोमन वर्ड्स तुम्हें यूज नहीं करना है। क्लियर है क्या सबको? पक्का? एंड लास्ट इज यू हैव टू यूज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझते हो, पढ़ा है ग्रामर में? एक्टिव मतलब जो हम डायरेक्टली लिखते हैं, ही इज कमिंग और ही इज गोइंग, और लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर राज एट द लंच। ठीक है, लंच वॉज ईटन बाय मिस्टर राज। ठीक है, तो इस तरह का आपको क्या प्रेफर करना है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव। उल्टा इनडायरेक्ट नहीं लिखना है। कंसिडरेशन विल बी पेड बाय द बायर। ठीक है, buyer shall pay the consideration, that is active voice। लेकिन अगर इसका उल्टा करेंगे, the consideration shall be paid by the buyer, तो ये उल्टा हो जाता है। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या प्रेफर करना है, एक्टिव वॉइस देन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो कितने रूल्स हो गए फॉलोअर के? 6। पहला क्या हो गया, फेमिलियर वर्ड देन फार-फेच्ड वर्ड्स, मतलब हमें फेमिलियर वर्ड्स यूज करना है। दूसरा, यू हैव टू यूज कॉन्क्रीट देन एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब टू द पॉइंट, क्लियर, प्रिसाइज। ठीक है, तीसरा, सिंगल वर्ड देन सर्कमलोकेशन, आपको एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स ये सब अवॉइड करना है। चौथा, यू हैव टू यूज शॉर्ट वर्ड देन लॉन्ग वर्ड्स। Then fifth, you have to use prefer Saxon word than Roman words, and sixth is you have to prefer active voice than passive voice. आगे सबको समझ? ये हमारा था पहला रूल। पहला रूल क्या बोलता है, 6 फॉलोअर के प्रिंसिपल्स फॉलो करो। आगे सबको समझ? अब दूसरा रूल बोलता है कि सबसे पहले आपको स्केलेटन ड्राफ्ट बनाना है और उसका सेल्फ अप्रेजल करना है। देख, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला कि एक स्पीच तैयार करके तुम्हें यहाँ पर बोलनी है, तो सबसे पहले तो हम पेंसिल उठाते हैं। हम में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि हम पेन से लिखना चालू कर दें। बहुत लोग होते हैं कि नहीं, पेंसिल से लिखना चालू करते हैं, फिर रबिंग करते हैं, फिर उसको पेन से फेयर करते हैं, वो फाइनल स्पीच होती है। ठीक है, या फिर चलो पेन से लिखना भी स्टार्ट किया, तो पेन से जो पहली बार लिखो क्या वही फाइनल होगा? नहीं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं, इनिशियल ड्राफ्ट बनाते हैं, जिसको हम सेल्फ अप्रेज करते हैं। सेल्फ अप्रेज करना मतलब इवैल्यूएट करते हैं। आया सबको समझ? तो स्केलेटन ड्राफ्ट उसको बोलते हैं जो हम एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाते हैं, जिसमें हम बाद में चेंजेस करके फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं। तो सेकंड रूल ये बोलता है कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है, स्केलेटन ड्राफ्ट बनाना है और उसका अप्रेजल करना है। फिर उसके बाद तीसरी चीज आपको बोलता है, तीसरा रूल ये बोलता है, यू हैव टू गिव स्पेशल अटेंशन to be given to the certain documents. You have to give special attention to what? Certain documents. ठीक है, जिसका मतलब है certain documents require extra care. For example, it must be ensured that contractual obligations are not contrary to the law. मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है और मुझे इस प्रॉपर्टी को सेल करना है मिस्टर ए को, तो तुम एक सेल डीड बना दो, मैं जो बोलूँगी वो तुम कर दो। सबसे पहले फॉर यू एज अ प्रोफेशनल, अगर तुम सब CS हो और मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ठीक है, मैं क्लाइंट हूँ तुम्हारी, तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे मंगवाना है प्रॉपर्टी के पेपर्स और ये चेक करना है कि क्या ये जेन्युइनली प्रॉपर्टी मेरी है या नहीं। मतलब यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा केयर टू सर्टेन डॉक्यूमेंट्स टू चेक कि भाई ये जो सेल डीड बन रही है ये लीगल भी है या इलीगल है। आ गया सबको समझ? पक्का? अच्छे से?
नेक्स्ट आपका क्या है कि आपको लेना है एक्सपर्ट ओपिनियन। देखो यार, अगर तुम लोगों के लिए बोल रही हो, कोई शर्म आने वाली बात नहीं है। तुम फर्स्ट टाइम अगर ड्राफ्ट कर रहे हो तो ड्राफ्ट बनाने के बाद इट इज़ एडवाइजेबल कि तुम वो ड्राफ्ट अपने किसी लीगल और एक्सपर्ट को दिखा दो, ठीक है, लीगल एक्सपर्ट को दिखा दो, सो दैट वो पढ़कर समझ जाएंगे और तुम्हारी मिस्टेक्स उसमें बता देंगे। देखो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ड्राफ्ट तुमने बनाया वो एकदम परफेक्ट बनाओ। you may be an amateur at a particular point of life, so at a certain point of life, तो इसीलिए ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि तुम पहले ड्राफ्ट बना रहे हो या फिर इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल, देन इट्स बेटर कि आप किसी और लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लो। आगे सबको समझ पक्का अच्छे से? तो कितने रूल्स पढ़े हमने? 4। पहला रूल क्या है? फॉलो के प्रिंसिपल फॉलो करो। दूसरा रूल क्या है? स्केलेटन ड्राफ्ट बनाओ और उसको सेल्फ अप्रेज करो। तीसरा रूल क्या है? स्पेशल अटेंशन दो कुछ डॉक्यूमेंट्स को। और चौथा रूल क्या है? एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने की जरूरत पड़े, स्पेशली अगर फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट कर रहे हो तो ले लो। आ गया सबको समझ? बहुत अच्छे से बढ़े आगे, ठीक है। अब ये हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा? रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। रूल्स में भले ही पहला क्या था? फॉलोस प्रिंसिपल्स, बट अब हम पढ़ रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स जो फॉलो करने हैं ड्राफ्टिंग के लिए, ठीक है। अब मैं, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि अगर तुम्हें ये वाला कॉमन क्वेश्चन आ जाए कि ड्राफ्ट्समैन में स्किल्स होनी चाहिए लॉ का इंटरप्रिटेशन करने की और फैक्ट का इंटरप्रिटेशन करने की, सम अप करने की, तो इसमें एक कॉमन क्वेश्चन अगर आएगा तो तुम्हें ड्राफ्टिंग को एक्सप्लेन करने के बाद यही प्रिंसिपल्स लिखने हैं कि ड्राफ्ट्समैन को कौन से प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बतानी है कि ड्राफ्ट्समैन की स्किल्स क्या होती है। तो उस केस में हमें क्या बताना पड़ेगा कि ड्राफ्ट्समैन को कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो आप ड्राफ्ट कर रहे हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने चाहिए? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्या होने चाहिए गाइज? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब क्या होता है? खुद ब खुद समझ आ जाए। इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्रॉपर, इतनी फाइन ड्राफ्टिंग करो कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, किसी और को कुछ आपसे पूछना ही ना पड़े। आया सबको समझ? दूसरा, ड्राफ्ट्समैन शुड बी सैटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट ही अप्रिशिएट्स व्हाट ही मीन्स टू से। देखो यार, जब तक तुम खुद सैटिस्फाई नहीं होगे कि तुमने क्या ड्राफ्ट लिखा है, तब तक सामने वाले को कैसे कन्विंस करोगे कि तुम्हारा ड्राफ्ट अच्छा है, ठीक है। तो ये एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं कि ड्राफ्ट्समैन को खुद भी कन्विंस होना पड़ेगा कि क्या उसने वो सब लिख दिया है जो वो कहना चाह रहा था, या कुछ ना कुछ मिसिंग है। आर यू योरसेल्फ सैटिस्फाइड दैट यू हैव इंक्लूडेड ऑल द पॉइंट्स दैट यू वर ट्राइंग टू राइट और यू वर ट्राइंग टू से, और वॉट एवर यू मेंट? आगे समझ सबको? उसके बाद द वेल ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर टू एनी पर्सन हु हैज कॉम्पिटेंट नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर। देखो, आपका ड्राफ्ट ऐसा होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट हर वो पर्सन को समझ आ जाए जिसे उस फील्ड का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूंगी, ऐसा डॉक्यूमेंट, मैं एक ड्राफ्ट्समैन हूँ, हाँ ड्राफ्ट वुमेन हूँ, और अगर मैं ऐसा डॉक्यूमेंट बनाती हूँ जो कहीं ना कहीं कैसा है, इस तरह से बनाया गया है कि एक इंजीनियर को या डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, वो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन फिर भी उनको लीगल नॉलेज नहीं होता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में डरने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। एक लीगल एक्सपर्ट को या एक CA/CS के स्टूडेंट को वो समझ आ जाना चाहिए। आया सबको समझ? पक्का अच्छे से? तो बेसिकली सिंपल सी बात है, आपका ड्राफ्ट इतना तो होना ही चाहिए कि एक पर्सन जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज उस फील्ड में है उसको वो समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, द ड्राफ्ट मस्ट बी रेडली इंटेलिजिबल टू लेमैन, ठीक है। मतलब ये भी बोल रहे हैं कि कोई लेमैन है उसको थोड़ा बहुत तो समझ आ जानी चाहिए। मतलब मैंने पहला फॉलोअर का रूल क्या बताया था कि फेमिलियर वर्ड्स यूज करो रादर देन फार फेच्ड वर्ड्स, तो मैं यहाँ भी वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि अगर कोई लेमैन है, लेमैन मतलब कॉमन मैन, जिसको इन सब का इतना नॉलेज नहीं है, उसको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो पूरा ड्राफ्ट इंटरप्रेट कर पाए, लेकिन अगर मैंने एक सेल डीड बनाई है तो एक नॉर्मल एक पर्सन है, मैं अपनी फ्रेंड को देती हूँ जो IT में है, तो उसको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाना चाहिए।
आगे सबको समझ। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट देखो यार कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी तरह की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ उसमें कोई भी तरह की चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी फैक्ट या लॉ मिस नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कौन सा ड्राफ्ट परफेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड होता है। मुझे कोई ड्राफ्ट परफेक्ट लग सकता है, तुम्हें कोई और ड्राफ्ट परफेक्ट लग सकता है, ठीक है, लेकिन एक ड्राफ्ट परफेक्ट वही होता है जिसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन ना हो, और दूसरी चीज उसमें कोई भी पॉइंट्स मिस्ड ना हो। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपको ना ही कोई चीज ओमिट करनी है, नथिंग इज टू बी ओमिटेड और एडमिटेड एट रैंडम, मतलब आपको कोई भी चीजें नेगेटिव भी नहीं लिखनी है, रैंडमली चीजें इंक्लूड नहीं करनी है, और रैंडमली चीजें एक्सक्लूड भी नहीं करनी है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, मटीरियल है, वो आपको उसमें लिखना जरूरी है। एंड लास्ट चीज, ज्यादा से ज्यादा यूज करो जुडिशियल लैंग्वेज। जुडिशियल लैंग्वेज मतलब लीगल लैंग्वेज। ही विल डू दिस, ही विल डू दैट, इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। यो ब्रो व्हाट्सएप, इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। यू हैव टू यूज अ प्रॉपर लीगल लैंग्वेज। जिस तरह से तुम एग्जाम्स में आंसर लिखते हो, दैट इज ऑल्सो लीगल लैंग्वेज, तो वही लैंग्वेज तुम्हें यहाँ पर यूज करनी है। क्लियर है सबको? पक्का? तो हमने कितने प्रिंसिपल्स पढ़े? 7। कितने प्रिंसिपल्स पढ़े गाइस? 7। पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा कि ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब अगर हम इंटेलिजेंट पर्सन की बात करें, जिसका इसमें इस फील्ड में नॉलेज है, उसको वो ड्राफ्ट समझ में आना चाहिए। फिर हम लेमैन की बात करें, उसको थोड़ा बहुत समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन खुद भी कन्विंस्ड होना चाहिए कि उसने जो लिखा है वो सब कुछ सही लिखा है, वो यही बोलना चाहता था। ड्राफ्ट बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, कुछ भी ओमिट नहीं करना है, ठीक है। एंड लास्ट इज व्हाट, आपको कैसी लैंग्वेज यूज करनी है? जुडिशियल। कैसी लैंग्वेज? जुडिशियल लैंग्वेज आपको यूज करनी है। आया सबको समझ? पक्का? बढ़े आगे बहुत अच्छे से। चलो अब कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। डूज मतलब दिस, डोंट्स मतलब दिस। ये इंग्लिश, ये हिंदी, डमशेज खेला है ना, ठीक है, लेकिन ये इसका कोई कनेक्शन नहीं है। डूज मतलब दिस विच इज एक्सेप्टेबल इन ड्राफ्टिंग, which you are supposed to do in drafting, and there is something don'ts that you're not supposed to do, or you're not supposed to follow or do, or it is prohibited in drafting, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग की डूज क्या है? रिड्यूस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू सिंगल वर्ड। मैंने क्या बताया? सिंगल वर्ड टू सर्कमलोक्यूशन, वही चीज उन्होंने बताई है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इतने वर्ड्स की जगह मैं क्या लिखूंगी? वन हु इज एन एथिस्ट। आए समझ? सिंपल सी बात है, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। हम एक्सप्लेन कर दें कोई भी डीट में कि बायर कौन है और सेलर कौन है। तो वन हु इज गोइंग टू पे कंसिडरेशन एंड टेक द गुड्स, टेक द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज बायर, और इज मिस्टर ए। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी? मिस्टर ए इज द बायर। आए सबको समझ? जब अगर मिस्टर ए को बायर बता रहे हैं तो ये चीज बहुत क्लियर है कि वही कंसिडरेशन पे करेगा और गुड्स उसी के पास जाने वाले हैं। बायर वही पर्सन होता है जो गुड्स खरीद रहा है। आए सबको समझ? ठीक है। उसके बाद यूज सिंपल वर्ब फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वही चीज है। ज्यादा किसी को एक्सप्लेन, कोई एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने की बजाय, वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब का क्या मतलब होता है? क्रिया, कोई एक्शन, ठीक है। तो कोई एक्शन को एक्सप्लेन नहीं करना है बहुत ज्यादा, एक्शन लिखना है। कंसिडरेशन शैल बी पेड, खत्म। कंसिडरेशन विल बी गिवन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन हिज हैंड इन द बैंक अकाउंट, इतना कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ कंसिडरेशन शैल बी पेड, खत्म। पेड है तो पेड क्या हो गया? एक वर्ब। उसके बाद अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन। राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन मतलब घुमा फिरा के बातें बिल्कुल नहीं, गोल गोल बातें नहीं करनी है। आपको क्या करना है? सिंपल बात करनी है, कोई राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन नहीं करना है कि पूरा आप इधर उधर की बातें कर रहे हो और मेन पॉइंट पर नहीं आ रहे हो। आपको स्ट्रेट अवे मेन पॉइंट लिखना है, राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। आए सबको समझ? अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन आपको अवॉइड करना है, बार बार एक ही बात नहीं करनी। एक बार ऊपर लिख दिया कंसिडरेशन पे होगा, खत्म। बार बार एक ही बात करोगे, उससे कोई आपका ड्राफ्ट प्रॉपर नहीं हो जाएगा, या फिर कोई बायर जल्दी कंसिडरेशन पे नहीं कर देगा। वो तो जब करने वाला है वो तभी करेगा। एक बार कोई पॉइंट लिख दिया है तो उसको रिपीट करने के लिए अवॉइड। आगे सबको समझ? नेक्स्ट, राइट शॉर्टर सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस कैसे लिखना है? शॉर्ट लिखना है।
देखो ऐसे तो ड्राफ्ट में लॉन्गर सेंटेंसेस लिखने होते हैं, लेकिन एक पॉइंट को समझाने के लिए आपको शॉर्टर सेंटेंसेस ही लिखना है, बट बढ़ा चढ़ा के आपको नहीं लिखना है। एक्सप्रेस आइडियाज इन फ्यूअर वर्ड्स, ठीक है, आप कम वर्ड यूज करो और अपना आइडिया एक्सप्लेन करो, ठीक है। मतलब मैं चाहती हूँ यार दिल में बहुत कुछ चल रहा है, लिखने का मन बहुत कुछ है, लेकिन आपको इतना सब नहीं लिखना है। अपनी फीलिंग्स लिखने जाओगे तो 6-6, 7-7 पेजेस में ड्राफ्ट बनाओगे, इतना नहीं लिखना है। कम वर्ड्स में सारी चीज़ें इंक्लूड करके तुम्हें उसमें लिखना पड़ेगा। प्रेफर एक्टिव देन पैसिव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चूज द राइट वर्ड, यहाँ पर इंडिया की आधी जनता फेल हो जाती है। राइट वर्ड चूज करना कभी भी नहीं आता है। आपको सही वर्ड चूज करना सही जगह पर जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम बहुत बार चाहते हैं कुछ लिखना जो सही भी है, पर हम वर्ड गलत चूज कर देते हैं। इसका मतलब इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हमारा ड्राफ्ट गलत चला जाता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, स्मार्ट एंड कनिंग। हिंदी में तो दोनों का मतलब होता है चंट, ठीक है, लेकिन स्मार्ट एक पॉजिटिव वर्ड होता है। ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी शार्प, तो स्मार्ट इन पॉजिटिव सेंस, ठीक है। लेकिन कनिंग मतलब थोड़ा सा एक नेगेटिव वर्ड होता है। मतलब आप जब किसी की बुराई कर रहे होते हो देन यू यूज द वर्ड कनिंग। तो आपको एक प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज आधे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं, जो लिख रहे हो उसका मीनिंग पता होना चाहिए। आया समझ? यू मस्ट नो द एग्जैक्ट मीनिंग जिसका लिख रहे हो। थोड़ा बहुत मतलब पता है, वर्ड लिख दिया, ठीक है, सेंस बनी जाएगा, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है। जो वर्ड आप लिख रहे हो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देन खुद को सामने वाले रीडर की जगह रखकर देखो, ठीक है। खुद को क्या करना है, सामने वाले रीडर की जगह रखकर देखना है और समझना है कि क्या उसे ये समझ में आएगा और वो क्या इसको इंटरप्रेट कर पाएगा, वो उसे कैसे इंटरप्रेट करेगा। ये सारी चीज़ें माइंड में रखकर और फिर आपको वो ड्राफ्ट बनाना है। क्लियर है सबको? तो टोटल कितने डूज हैं? 10। ये सीधे सीधे एग्जाम में डूज एंड डोंट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। आगे सबको समझ पक्का? तो डूज क्या क्या है? reduce group of words to single word, simple words for a group of words, मतलब reduce group of words to simple verb as well. तो तीसरा, avoid roundabout construction, avoid repetition, write shorter sentences, active passive voice, active voice and passive voice. Then choose the right word, put yourself in the place of reader and then start drafting the document. आया सबको समझ? So these are the do's that you have to follow. क्लियर है सबको? बढ़े आगे, चलो अब हम डोंट्स पे आते हैं। डोंट्स में सबसे पहला है कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। पहला है जो सिमिलर साउंड के वर्ड्स है ना, उनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई। अब इसमें देखो कैसा होता है ना, अगर मैंने वर्ड ऐसे लिखा है, अब इसमें ना समझ आ रहा है आर लिखा है ई लिखा है, एम्प्लॉयर लिखा है या एम्प्लॉय। तो ये जो इश्यूज हो जाता है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये वर्ड जो है ना, इनको आप अलग अलग मतलब सिमिलर वर्ड्स मत लिखो, इट्स बेटर मिस्टर ए मिस्टर बी करके लिख लो। नेक्स्ट इज, बहुत होता है कि हमें बार बार एक ही चीज़ को मेंशन करना होता है, ठीक है, और आप एक बार वो चीज़ ऑलरेडी डीड में ऊपर लिख चुके हो, तो आपको आगे आने के लिए आप कैसे लिखोगे, आप उसी क्लॉज को रेफर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्लॉज में लिखा है कि भाई पहला क्लॉज मैंने लिखा है कि कंसिडरेशन होगा 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद अब मुझे लिखना है नेक्स्ट क्लॉज में कि जो कंसिडरेशन 1 लाख रुपए है वो रिसीव होते से ही पोजेशन ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं बार बार कंसिडरेशन 1 लाख रुपए, कंसिडरेशन 1 लाख रुपए मैं लिखूंगी क्या? नहीं, मैं क्या लिखूंगी? कंसिडरेशन एज रेफर्ड इन क्लॉज 1, कंसिडरेशन एज मेंशन इन क्लॉज 1। आया सबको समझ? तो मतलब बार बार रिपीट नहीं करना है, आपको पहले के क्लॉजेस को क्या कर देना है? रेफर कर देना है आगे के क्लॉजेस में। वो बहुत ही प्रोफेशनल फॉर्मल लगता है और बार बार जो रीडर है वो इरिटेट भी नहीं होता है कि क्या बार बार एक ही चीज़ लिखी है। आया सबको समझ पक्का अच्छे से? उसके बाद आपको थोड़े से नेगेटिव फ्रेजेस जो है ना वो अवॉइड करने हैं।
आ रहा है समझ? मतलब रादर देन यूजिंग ही विल नॉट डू दिस, ही शैल नॉट डू दिस, बाय शैल नॉट डू दिस, आपको लिखने हैं थोड़े से पॉजिटिव सेंटेंसेस। एक तो नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं क्योंकि आप कुछ तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो दूसरी पार्टी पे, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक मैं रेंट पे एक घर ले रही हूँ, तो मुझ पे जो मेरा लैंडलॉर्ड है वो क्या रेस्ट्रिक्शन लगाएगा कि आपको पार्टी नहीं करनी है, आपको शोर नहीं मचाना है, आपको थोड़ा यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें होती है, लेकिन रादर देन ये सारी चीज़ें कि सोसाइटी के रूल नहीं तोड़ने हैं, वो मुझे क्या बोला है, वो मुझे क्या बोलेंगे कि सोसाइटी के रूल फॉलो करने हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? यू आर नॉट सपोज टू ब्रेक द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। पॉजिटिव सेंटेंस क्या हो गया? यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। तो कौन सा सेंटेंस यूज करना है हमें? पॉजिटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस जितना हो पाए वो आपको अवॉइड करना है या फिर केयरफुली लिखना है। नेक्स्ट, अगर आप फिगर्स इंक्लूड कर रहे हो और लिमिट्स इंक्लूड कर रहे हो तो लेस देन मोर देन की जगह आपको क्या यूज करना है? नॉट एक्सीडिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेस देन 50, तो 50 इंक्लूड होता है नहीं होता है? कंफ्यूजन। मोर देन 50 इंक्लूड होता है नहीं होता है? कंफ्यूजन। ठीक है, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप नॉट एक्सीडिंग 50 लिखो। आगे सबको समझ? पक्का? अच्छे से। एंड लास्ट इज, अगर कोई भी दो पोजीशंस इंक्लूड हो रही है, ठीक है, तो ईदर और या बोथ करके क्लॉजेस को ज्वाइन करो और सेंटेंसेस कंप्लीट करो। आए सबको समझ? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है कि पोजेशन या तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पहले मिलेगा या फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पहले मिलेगा, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? दो क्लॉजेस में लिखोगे द पोजेशन शैल बी ट्रांसफर्ड बिफोर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर नीचे लिख दो द पोजेशन शैल बी ट्रांसफर्ड बिफोर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अभी तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? द पोजेशन शैल बी ट्रांसफर्ड ईदर बिफोर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और बिफोर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट डिपेंडिंग अपॉन द म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। मतलब जो दोनों पार्टीज अग्री करेंगे उसके अकॉर्डिंग कंसिडरेशन पे किया जाएगा, पोजेशन ट्रांसफर किया जाएगा। आगे सबको समझ? पक्का? अच्छे से। तो जब भी दो क्लॉजेस को ज्वाइन करना है तो आपको कैसे वर्ड यूज करना है? ईदर और बोथ। क्लियर है सबको? पक्का? अच्छे से। तो कितने डोंट्स पढ़े हमने? 5। तो डूज कितने हमारे पास टोटल? 10, और डोंट्स कितने टोटल हमारे पास? 5। ये सीधे डूज एंड डोंट्स की तरह ये क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हें इनको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत बार ड्राफ्टिंग में करते करते हम ना बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लिख देते हैं। जैसे एंड की जगह और लगाते थे, और की जगह एंड लगाते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हिंदी में और होता है एंड, हिंदी में जो और होता है ना, और इसका मतलब होता है इंग्लिश में एंड, और इंग्लिश में जो और होता है इसका मतलब होता है हिंदी में या, ये या ये, दिस और दिस, ठीक है, ये और ये, दिस एंड दिस। तो इसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सोचते हिंदी में तो इंग्लिश में भी हम और लिख देते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। एनी एंड माई को आपको अवॉइड करना है। नो एंड नाउ में जनरली लोग के लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। अपॉइंटेड एंड अप्लाइड में कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेलिंग्स में प्रेजेंट और पास्ट टेंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन जो कॉमन वर्ड्स हैं आपको उसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। पक्का? बढ़े आगे? चलो लास्ट टॉपिक करते हैं हम, लीगल इम्प्लीकेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। देखो यार, ड्राफ्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्राफ्टिंग जो स्पेशली लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत केयरफुली करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने केयरफुली ड्राफ्टिंग नहीं की तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारी रेपुटेशन थोड़ी बहुत खराब होगी इन ऑल ऑफ दैट, लेकिन जो क्लाइंट है उसको नुकसान हो सकता है, उसकी लाइफ खतरे में हो सकती है, उसकी रेपुटेशन स्टेक पर होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारी ही ड्राफ्टिंग पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अभी लीगल इम्प्लीकेशंस मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ड्राफ्टिंग के क्या हो सकते हैं, ठीक है। डबल एंड डाउटफुल मीनिंग गिवन शेप इन द डॉक्यूमेंट। पहली बात तो अगर अच्छे से नहीं किया ड्राफ्टिंग तो डबल मीनिंग निकलता है, डाउटफुल मीनिंग निकलता है। आप कुछ और मीनिंग निकाल रहे हो, वो कुछ और मीनिंग निकाल रहा है, जज तो कुछ और ही मीनिंग निकाल रहा है, ठीक है। तो डबल एंड डाउटफुल मीनिंग क्रिएट होते हैं किसके कारण? गलत ड्राफ्टिंग के कारण। दूसरा,
एम्बिग्विटी आती है और डिफिकल्टी आती है इंटरप्रिटेशन में। एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन होता है, और क्या क्या आता है, डिफिकल्टी आती है। किस में गाइस, इंटरप्रिटेशन में। किस में आती है डिफिकल्टी, इंटरप्रिटेशन में। नेक्स्ट डिफिकल्टी आती है ऑब्जेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करने में, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था, जिस पर्पस से हमने वो डॉक्यूमेंट बनाया था कि भाई एक डीड एग्जीक्यूट करनी है, एक सेल एग्जीक्यूट करना है, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या था, एक तो डाउटफुल मीनिंग निकल रहे थे और एम्बिग्विटी थी, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल नहीं कर पाए। आया समझ। नेक्स्ट लिटिगेशन होने के चांसेस होते हैं। लिटिगेशन मतलब आपके अगेंस्ट केसेस हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट सूट्स फाइल हो सकते हैं, उसके बाद टाइम, मनी, एफर्ट सबका लॉस होता है, ठीक है। इससे रॉन्गफुल जजमेंट निकाल सकता है जो होगा, कोर्ट का जो जज है वो रॉन्गफुल जजमेंट निकाल सकता है, और इनोसेंट पर्सन्स को क्या पहुंच सकता है, हार्म। आप उनके साथ सबसे ज़्यादा गलत करते हो। आपको कुछ नहीं होगा, आपका तो थोड़ा बहुत लॉस ऑफ रेपुटेशन होगा, वो भी आपका जो क्लाइंट है वो जितना करेगा करेगा, फिर भी लोग तो आपको, क्लाइंट्स तो आएंगे ही आपके पास, मिलेंगे ही, लेकिन जो आपका क्लाइंट है उसको कितना लॉस होगा। एक तो डाउटफुल मीनिंग्स दिखेंगे, एम्बिग्विटी होगी, ये दोनों होने के कारण ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे जिसके कारण आपने डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करवाया था। भाई लीज डीड करवाई है, लीज में एम्बिग्विटी है, डाउटफुल मीनिंग है, तो लीज एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई, ना लैंडलॉर्ड को रेंट मिला, ना टेनेंट को घर मिला। आया समझ। उसके बाद लिटिगेशन बढ़ सकता है, टाइम खराब होता है, मनी खराब होती है, एफर्ट्स खराब होते हैं। उसके बाद रॉन्गफुल जजमेंट में भी निकल सकता है अगर फैक्ट्स को गलत इंटरप्रेट किया तो। एंड लास्ट इज व्हाट, इनोसेंट पर्सन्स को हार्म पहुंचता है। क्या पहुंचता है, इनोसेंट पर्सन्स को हार्म। आया सबको समझ, पक्का अच्छे से। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग अगर अच्छे से नहीं हुई तो क्या, तो ये क्लियर है। बढ़े आगे, चलो हम we'll wind up this lecture, and in the next lecture we will continue. We will start with different components of deed, ठीक है, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ये सब क्या होता है हम ये भी आगे पढ़ेंगे, एंड हम फिर ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलो।